जय हिंद एवरीवन। आज हमारा जो लेक्चर का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सॉल्ट्स। कल हमने स्टार्ट किए थे बेसिस, हमने देखे थे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। उसके बाद हमने देखे थे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं हमने बहुत थॉरली समझे थे, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स और नेचुरल इंडिकेटर्स। उसके बाद हमने समझे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जिसमें हमने 3 एग्जांपल देखे थे। कौन कौन से? क्लोव ऑयल, वेनिला एसेंस और अनियन पील। आपको मैं उम्मीद करता हूं याद होगा। अगर याद नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर जाके देखिए, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, मेरे को नहीं। ठीक है ना। तो आज से हम कवर करने वाले इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज सॉल्ट्स। ठीक है। सॉल्ट्स का मतलब क्या है ध्यान समझेंगे। सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट्स होते हैं कैसे, जिसमें मेटेलिक पार्ट भी होता है और नॉन मेटेलिक पार्ट भी होता है। मेटेलिक पार्ट प्लस नॉन मेटेलिक पार्ट कंबाइंस टू फॉर्म अ सॉल्ट। अब ये कितने भी टाइप के हो सकते हैं, ठीक है ना। अब सपोज करिए सॉल्ट को पहले तो 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से सॉल्ट? पहले टाइप के जो सॉल्ट होते हैं वो होते हैं एसिडिक सॉल्ट, मतलब ऐसे सॉल्ट जिनका नेचर कैसा है, थोड़ा सा एसिडिक है। दूसरे टाइप के होते हैं बेसिक सॉल्ट, ऐसे सॉल्ट जिनका नेचर बेसिक होता है। और तीसरे होते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट मतलब जिनका नेचर न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक होता है ना बेस होता है। अच्छा, तो मिलते कैसे, ध्यान समझना। जो एसिडिक सॉल्ट होते हैं वो मिलते हैं तुम्हारे स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब एक बहुत तगड़ा एसिड होगा पीएच 0 वाला या पीएच 1 वाला, उसकी रिएक्शन करा दो किसी 10 पीएच वाले बेस से, वीक बेस। समझ आया कि नहीं आया? उसके बाद बेसिक सॉल्ट कैसे मिलेंगे? वीक एसिड की रिएक्शन करा दो किससे? वीक एसिड की रिएक्शन करा दो किससे? स्ट्रॉन्ग बेस से, तो बेसिक सॉल्ट मिल जाएंगे। देखो जो स्ट्रॉन्ग है वैसा सॉल्ट मिलेगा, ठीक है ना। और तीसरा और आखिरी न्यूट्रल सॉल्ट, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। समझ आया कि नहीं आया? आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। अब अपन आगे चलते हैं। क्या न्यूट्रल सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी भैया वीक एसिड और वीक बेस क्या होता है। मैं आपको बता दूं, वीक एसिड और जो वीक बेस होता है ना भाई, इट कैन बी इधर एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। मतलब एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, डिफाइंड नहीं है। क्योंकि वीक भाई 6 पीएच वाला भी एसिड वीक है और 8 पीएच वाला बेस भी वीक है, 9 वाला भी वीक है, 10 वाला भी वीक है बेस। ठीक है ना, वीक बेस। 7 8, 7 तो न्यूट्रल है, 8 9 10 11 ये सब वीक बेस है। और यहाँ 6 5 4 3 ये सब वीक एसिड है। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये बहुत ही वीक जो है वो बहुत रिलेटिव टर्म है, पर मैं स्ट्रॉन्ग की बात कर रहा हूँ, मतलब ये 0 और 1 वाली की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहा हूँ तो मैं 13 14 की बात कर रहा हूँ। समझ आया कि नहीं आया? अब थोड़े से सॉल्ट के एग्जाम्पल लेके समझते हैं भाई सॉल्ट है क्या। देखो सबसे पहले एसिडिक सॉल्ट के एग्जांपल आपको कई बार आ जाते हैं, राइट टू एग्जांपल्स ऑफ एसिडिक सॉल्ट। दो एग्जांपल एसिडिक सॉल्ट के क्या क्या है? सबसे पहला स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब HCl, और वीक बेस। वीक बेस बोले तो क्या? NH3 अमोनिया। तो एसिडिक जो सॉल्ट होगा वो होगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। दिस इज एसिडिक सॉल्ट का एग्जांपल। समझ आया कि नहीं आया? और मैं बता देता हूं AlCl3, ये एसिडिक सॉल्ट के एग्जांपल। ठीक है। उसके बाद बेसिक सॉल्ट के एग्जांपल। बेसिक सॉल्ट मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग बेस मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। और वीक एसिड, वीक एसिड मतलब क्या? कार्बोनिक एसिड। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बेसिक सॉल्ट का एग्जांपल। और दूसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 मतलब बेकिंग सोडा। ये सोडा नाम आया ना, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा। दिस सोडा स्टैंड फॉर सोडियम। जहां पे भी सोडा आएगा वहां पे सोडियम आएगा। ये सोडा वो वाला पीने वाला सोडा नहीं है भाई, याद रखना, ठीक है ना। सोडा ऐश, सोडा ऐश क्या होती है? Na2O, सोडियम ऑक्साइड इज सोडा ऐश। ठीक है। कई बार आ जाती है आपको लिखने व्हाट इज सोडा ऐश। एक काम करेंगे, अभी मैं आखिरी में आपको पूरे कंपाउंड्स का एक बार क्विक रिवीजन टाइप का दूंगा, तो आपको पूरा चीज एकदम ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है ना। न्यूट्रल सॉल्ट के एग्जांपल क्या है? NaCl, KCl। ठीक है। तो आप लोग अभी एग्जांपल से समझ गए होंगे क्या क्या कौन से टाइप के सॉल्ट होते हैं। अब मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं क्या? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ध्यान समझेंगे, ठीक है। ये सब कॉपी में नोट कर लेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? देखो भाई मैं बता रहा हूं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐसी चीज होती है, सपोज करिए क्लास में टीचर ना हो तो डिसिप्लिन नहीं होगा। मैं वो स्ट्रिक्ट वाले जो टीचर होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं उन टीचरों की बात नहीं कर रहा जो बहुत लीनियंट है, ठीक है।
तो अगर क्लास में वैसे टीचर ना हो, स्कूल में वैसे टीचर, तो क्या आप टीचर्स की बात सुनेंगे? आए दिन हरकत करेंगे, टॉयलेट में बम फोड़ेंगे, कॉपी कंप्लीट नहीं करेंगे, टीचर्स की बात नहीं मानेंगे, स्कूल रोज नहीं आएंगे, पेरेंट्स की बात नहीं मानेंगे, नंबर गंदे आएंगे तो भी नहीं पढ़ेंगे। और अगर जो टीचर है अगर वो स्ट्रिक्ट आ गया तो क्या होगा? तुम्हारे मन में एक डर रहेगा। टीचर का स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी होता है, टीचर का और पेरेंट्स का। अगर पेरेंट्स स्ट्रिक्ट नहीं है तो बच्चा हाथ से निकल गया, और अगर टीचर स्ट्रिक्ट नहीं है तो भाई तो ठीक है ना, पूरा ही गया फिर। अब समझो मेरी बात, क्या ये टीचर स्ट्रिक्टनेस क्यों लेकर आया? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, उसका एक काम स्ट्रिक्ट टीचर जैसा होता है। क्या? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसी भी सॉल्ट के अंदर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, इसका मतलब होता है इतने वाटर के मॉलिक्यूल जो किसी सॉल्ट को क्या कर दे, क्रिस्टलाइज कर दे, गीला ना करे पर क्रिस्टलाइज कर दे। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, ये होते हैं क्या, टू मेंटेन अ स्ट्रक्चर इन एनी सॉल्ट, मतलब किसी भी सॉल्ट के अंदर स्ट्रक्चर उसको देने के लिए क्या होते हैं, ये वाटर लगे रहते हैं। पर ये इतने भी मतलब वो नहीं रहते कि हम सॉल्ट को छुए तो हमको गीला गीला लगे। मतलब ये किसी सॉल्ट को बिना गीला किए उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जाके उनको एक आयनिक शेप देने का काम करते हैं, एक उनकी ज्योमेट्री को बनाने का काम करते हैं, उनको कलर देने का काम करते हैं, उनको एक शेप में लाने का काम करते हैं, क्रिस्टल फॉर्मेशन का काम करते हैं। क्रिस्टल क्या होते हैं? जब कोई एटम या मॉलिक्यूल किसी एक ज्योमेट्री में आ जाए, एक फिक्स शेप में आ जाए, मतलब एक ही पैटर्न में आ जाए, मतलब अगर स्क्वायर है तो पूरे स्क्वायर है। समझ आया कि नहीं आया? ये होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके लिए लगते हैं कुछ कुछ वाटर के मॉलिक्यूल। अब देखो, वाटर के मॉलिक्यूल साथ में लगते हैं, फॉर्मूले के अंदर नहीं लगते, साथ में मतलब फॉर्मूले के बाद लगते हैं। देखो कैसे लगते हैं। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कुछ कुछ जो वाटर मॉलिक्यूल है, उनसे आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना? ये एकदम आपको दिमाग में ऐसे नहीं आएगा कि बिल्कुल ही है ना, हम लोग देखेंगे तो याद हो जाएगा। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस चीज में, ध्यान समझेंगे अभी। देखो, एक होता है आयरन सल्फेट, FeSO4, ठीक है। ये क्या है? आयरन टू सल्फेट। क्या है ये? ठीक है। अब आयरन टू सल्फेट में जब मैं 7H2O मिला दूं तो ये ग्रीन विट्रॉल बन जाता है। क्या बन जाता है? ये ग्रीन विट्रॉल, ठीक है। इसका नाम है ग्रीन विट्रॉल, किसका? आयरन सल्फेट का। समझ आया कि नहीं आया? और इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने? 7। मतलब इसको शेप में लाने के लिए कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चाहिए? 7। अब देखिए, जो कॉपर सल्फेट है CuSO4 डॉट 5H2, इसका नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। अच्छा, ये जो .7H2, इसको सेप्टाहाइड्रेटेड लिख सकते हैं, इसको क्या, पेंटाहाइड्रेटेड लिख सकते हैं, ठीक है ना, अगर लिखना चाहें तो। अब देखो, ये 5H2 है, ये क्या है? कॉपर सल्फेट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। याद रखना, एक फिक्स मात्रा में होता है। ऐसी मर्जी नहीं है कि भाई 5 नहीं लिखने का मन करा 4 लिख देता हूं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ग्रीन विट्रॉल क्या होते हैं? सॉरी, इसको बोलते हैं ब्लू विट्रॉल, ठीक है। अब देखिए, एक होता है सोडियम कार्बोनेट, जिसका मैं जब से नाम ले रहा हूं Na2CO3। इसमें लगते हैं 10H2, डेकाहाइड्रेटेड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डेकाहाइड्रेटेड, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? वॉशिंग सोडा। इसको क्या लिखेंगे? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, ठीक है। उसके बाद है जिप्सम। क्या? जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट 2H2O, दिस इज जिप्सम। या इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? जिप्सम।
ठीक है। एक होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। अब ये कंपाउंड बदल गया पूरा, ठीक है, ये बन गया क्या, इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, हाफ। इसमें कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था, 2। इसको बोलते हैं हेमिस्फीयर। पढ़ो हेमिस्फीयर, व्हाट डू मीन बाय हेमिस्फीयर? हेमिस्फीयर होता है स्फीयर का आधा, ठीक है। तो ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड, इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। दूसरा नाम क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझ में आया कि नहीं आया? ये कुछ सॉल्ट के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोगों को जो इनके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना, ये थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे। अभी इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि ये बने कहां से, कैसे बने, इनका ओरिजिन कहां पे है, ठीक है ना। अभी मैं आपको कुछ ऐसे भी सॉल्ट बता दे रहा हूं जो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है पर आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले NaCl, इसको बोलते हैं टेबल सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती अपने को। इसके बाद है NaHCO3 जिसको सोडियम का बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। इसके बाद आता है एक CaOCl2 जिसको क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। क्या है ये, ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका दूसरा नाम क्या है, बेकिंग सोडा। ये क्या, टेबल सॉल्ट। समझ आया कि नहीं आया? मेरे को नहीं लगता इनके अलावा आपको कुछ सिलेबस में अभी सॉल्ट है, ठीक है ना। अभी हम पढ़ते हैं क्या, बनते कैसे, एक एक करके हम लोग सॉल्ट के पैटर्न देखेंगे, ठीक है। बनते कैसे हैं, सबसे पहले शुरू करेंगे NaCl से, ठीक है ना। अब देखिए NaCl कैसे बनता है। NaCl बनता है किससे, NaCl बनता है सोडियम क्लोराइड से, मतलब सोडियम से और क्लोरीन से। अगर मैं क्या करवा दूं, अगर मैं यहीं पे लिखता हूं, ठीक है ना, सोडियम का सॉलिड फॉर्म में क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवा दूं तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? दिस इज द रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। समझ आया? अब इसके यूज कहाँ कहाँ है भाई, खाने में यूज आता है। खाना बोले तो खाना, बोरेक्स में यूज आता है। बोरेक्स, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बोरेक्स? फोर्जिंग, तुम देखो फोर्जिंग, फोर्जिंग का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। जब भी तुमने देखे होगे कोई भी मेटल को पिघलाते हैं तो उसपे एक व्हाइट व्हाइट पाउडर डालते हैं, ठीक है। आप नेशनल जियोग्राफिक या इसमें डिस्कवरी में देख लेना, कभी भी जब फोर्जिंग करवाते हैं तो एक व्हाइट पाउडर सा डालते हैं उसमें, वो व्हाइट पाउडर बोरेक्स होता है, याद रखना, ठीक है ना। तो इसका जो यूज है वो बोरेक्स फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। उसके लिए बेकिंग पाउडर फॉर्मेशन के लिए, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद खाने के लिए, ईटिंग पर्पस, टू ऐड टेस्ट इन द फूड, ठीक है। उसके बाद ये क्लोरीन, इससे सोडियम मैन्युफैक्चर करने के लिए, क्लोरीन मैन्युफैक्चर करने के लिए, ये सब यूज होता है किसका, NaCl का। डाइंग इंडस्ट्री, डाइंग मतलब वो वाला डाइंग नहीं, कलर वाला डाइंग इंडस्ट्री में यूज होता है। समझ में आया कि नहीं आया? चल, तो ये थे NaCl और उसके कुछ कुछ यूजेस, ठीक है ना। अब देखो क्लोरीन गैस के यूज आ जाते कभी कभी। क्लोरीन गैस के क्या क्या यूज है, HCl बनाने के लिए, सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए, फिर डाई इंडस्ट्री में, डाई वही वाला कलर वाला डाई इंडस्ट्री में यूज है। और क्या यूज है, टू मैन्युफैक्चर सॉल्ट्स, NaCl वगैरह मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है ना। तो ये सब किसके यूज है, क्लोरीन के यूज है। कभी कभी हाइड्रोजन के भी यूज आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन थी किसके लिए, NaCl के लिए। अब अपन आगे बढ़ते क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट इज CaO प्लस Cl2, ठीक है। यहां पे बनेगा क्या, CaOCl2। जब भी ड्राई, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, या इसका दूसरा नाम क्या है, क्विक लाइन। क्या नाम है इसका, क्विक लाइन, ठीक है, क्विक लाइन। क्विक लाइन के, ड्राई क्विक लाइन के ऊपर जब कैल्शियम सॉरी क्लोरीन गैस को फ्लो करवाते हैं तो ये बनता है क्या, ये बनता है ब्लीचिंग पाउडर जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है ना। ये बन गया ब्लीचिंग पाउडर। यूज क्या क्या है, सबसे पहले तो कपड़े लत्ते साफ करने के लिए, उसके बाद कलर हटाने के लिए चीजों का, ठीक है, चीजों का कलर हटाने के लिए,
उसके बाद क्लोरीन गैस, लेबोरेटरी में जब भी क्लोरीन गैस की जरूरत पड़ती है तो इसको बस पानी में मिला दो। इसको अगर आपने पानी में मिला दिए तो क्या बन जाएगा पता है? देखो, अगर CaOCl2 को वाटर में मिला दिए तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन गैस क्या हो जाएगी? इवॉल्व हो जाएगी। तो एक इसका ये फायदा है कि जब भी लेबोरेटरी में क्लोरीन गैस चाहिए तो हम क्या करेंगे कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व कर देंगे। उसके बाद ये जो है ये क्या होता है? ये होता है स्लेक्ड लाइम। क्या होता है ये? स्लेक्ड लाइम, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, स्लेक्ड लाइम। समझ आया कि नहीं आया? अब देखते हैं अपन लोग आगे। ये तो मिल गया है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के यूजेस है जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। अब अपन चलते क्या आगे अपने वाले सॉल्ट पे, दूसरा वाला NaHCO3, जिसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? थोड़ी सी टेढ़ी है, ध्यान समझेंगे। देखो, जब भी हमको क्या बनाना है NaHCO3 तो NaCl लेंगे, उसके बाद अमोनिया लेंगे NH3, उसके बाद H2O लेंगे, उसके बाद CO2 लेंगे। अभी मेरे को कैसे याद है, ध्यान समझो। सबसे पहले आपको कैसे याद रखना है कि जब भी कार्बोनेट बनाना है अपने दिमाग में तो एक चीज याद रखना, कार्बोनेट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए ही चाहिए। बिना कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कार्बोनेट नहीं बन सकता। उसके बाद वाटर, क्यों? वाटर इसलिए ताकि अमोनिया डिसॉल्व हो जाए। याद करो, मैंने कार्बोनेट की रिएक्शन में आपको पढ़ाया था कल, नहीं परसों, एसिड एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स गिव H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सॉल्ट, पढ़ाया था। तो वही होगा H2O प्लस CO2। जब वो वहां रिलीज कर रहा है तो भाई वो पहले खुद भी तो लेके बना होगा। जब उसने खुद ऐसे फॉर्मिंग प्रोसेस में H2 और CO2 आया तब जाके ही क्या हुआ, आखिरी में H2 और CO2 क्या हुआ, रिलीज हुआ, जब भी उसकी रिएक्शन एसिड के साथ हुई। समझ आया कि नहीं आया? अब देखो क्या हुआ कि जब ये रिएक्शन होगी तो देखो ये क्या होता है, NH3 इज बेसिक इन नेचर। क्या है ये? बेसिक नेचर का है। अब यहां से जब ये वाटर में डिसॉल्व होगा तो क्या बनेगा? Na प्लस और Cl माइनस, तो ये बनेगा NH4Cl। कैसे? यहां से एक H प्लस आयन रिलीज होगा, OH माइनस आयन रिलीज होगा, ठीक है, OH माइनस। तो यहाँ पे क्या जो रिएक्शन बैठी तो एक H प्लस किसके पास गया? बेस के पास गया, NH4 प्लस बना लिया, Cl माइनस बना लिया, ठीक है ना। अब इसका काम सॉर्ट हो गया। अब देखो बचा क्या क्या, सोडियम बचा, OH बचा, CO2 बचा। तो देखो CO3 बन रहा है, अगर ये OH को मैं CO2 में जोड़ दूं तो क्या बनेगा? HCO3 माइनस बनेगा। अरे इमेजिन करके देखो, ये OH माइनस को अगर मैं CO2 में जोड़ दूं तो HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयन नहीं बन रहा है, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है तो वाटर में डिसॉल्वेबल होती है। तो ये जो HCO3 थी इसने सोडियम प्लस के पास जाके क्या बना ली? रिएक्शन NaHCO3। बहुत सिंपल रिएक्शन है। समझ आया कि नहीं आया? ये रिएक्शन है किसकी? NaHCO3 फॉर्मेशन की, क्या? बेकिंग सोडा फॉर्मेशन की। समझ आया कि नहीं आया? ये रिएक्शन आती है, ठीक है ना, CBSE में हमारे टाइम से आ रही है, हमको याद नहीं होती थी पेपर के टाइम। हम लोग सुबह बैठ के एक ही चीज पढ़ते थे, वो ये वाली रिएक्शन थी, ठीक है, हमको याद ही नहीं होती थी। चलो अब देखेंगे, ये तो बन गया। अब इससे ये कैसे बनाऊं, Na2CO3 कैसे बनाऊं? बस आप क्या करना है, NaHCO3 को हीट कर दो। क्यों हीट कर दो मैं बताता हूं। जब भी आप NaHCO3 को हीट कर दोगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 रिलीज हो जाएगा। इसको दो बना देना तो अपने आप पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। समझ आया कि नहीं आया? जब भी आप क्या कर दो, NaHCO3 के मॉलिक्यूल को हीट अप कर दो, हीट मतलब गर्म, किसी भी चीज को गर्म करने से क्या होगा, उसमें H2O जो है क्या रिलीज हो जाएगा। सेम चीज, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी हो। तो आपको अगर Na2CO3 मतलब अगर आपको बेकिंग सॉरी वॉशिंग सोडा का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है तो यही है, और अगर बेकिंग सोडा का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है तो भी यही है। मतलब सेकंड स्टेप नहीं है, पर आपको ये जो मेजर स्टेप है आपको याद रखना पड़ेगा। बिना इसके ये रिएक्शन नहीं बना सकते आप, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। समझ आया कि नहीं आया? इस चीज को अपने दिमाग में रखिए, ठीक है ना। रिएक्शन पूरी आप मेरे साथ लिखते चलिए, बिना लिखे रिएक्शन याद नहीं होंगी। अब आगे चलते हैं, ध्यान समझिए। आपको ये जो FeSO4 है इनकी शायद रिएक्शन नहीं है, पर इनकी रिएक्शन सिंपल है। कैसी होंगी? आयरन को तुम सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दो, आयरन नेल को, क्या बन जाएगा? आयरन नेल को जब तुम सल्फ्यूरिक एसिड में डालोगे
प्लस H2SO4 तो क्या बना लेगा ये FeSO4 और क्या रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये सब तो रिएक्शन आसान है, ये वाली भी और ये वाली भी आप लोग करके आए होंगे, ठीक है। एसिड के साथ रिएक्ट, हाँ कॉपर सल्फेट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होता, पहले कॉपर को गर्म करना पड़ता है। 393 डिग्री पे कॉपर को एयर में गर्म करना पड़ता है, पहले कॉपर ऑक्साइड बनता है, कॉपर ऑक्साइड में H2SO4 डालना पड़ता है, तब जाके कॉपर सल्फेट मिलता है। क्योंकि कॉपर कैन नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विथ एसिड बिकॉज द रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर इज वेरी वेरी लेस देन हाइड्रोजन, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। समझ आया कि नहीं आया? तो पहले कॉपर को गर्म करके कॉपर ऑक्साइड बनता है, बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे आप, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद मैं बताना चाहता हूं, अब ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसका भी कुछ कुछ काम है। सबसे पहले इसका ये काम है, अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये जो कंपाउंड्स है ना कलरलेस हो जाते हैं। ये हमारे पास रखा है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में .5H2O लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं ये दिखा दूं, इसका लेबल दिख रहा है, चलो कॉपर सल्फेट ये देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो जो कॉपर सल्फेट अगर मैं इसको खोल के देखूं तो ये ब्लू विट्रॉल क्यों है, क्योंकि भाई इसका कलर ब्लू आता है, ठीक है। ये देखो दिख रहा है पैकेट के अंदर, ये ब्लू विट्रॉल है और मैं इसका एक क्रिस्टल भी निकाल के दिखाता हूं, ठीक है। यहां पर देखो भाई ये सब केमिकल ना भाई बेयर हैंड से टच करने के नहीं होते, बस आशु सर या मेरे जैसे कुछ कुछ पागल ही लोग हैं वो कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखो जो ब्लू कलर का ये है ना, ये देखो बिल्कुल गीला नहीं लग रहा, अगर मैं इसको ऐसा प्रेस कर रहा हूं तो देखो टूट टूट के गिर रहा है मेरे हाथ में, ऐसा पाउडरी फॉर्म में, देखो गीला नहीं है। गीला नहीं है इसका मतलब क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कभी भी सॉल्ट को क्या नहीं रखता, गीला नहीं करता। समझ आया कि नहीं आया? पर बिना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के क्रिस्टल फॉर्म में ये सॉल्ट रह भी नहीं सकता, ये पूरा व्हाइट कलर का हो जाएगा और चूरा चूरा हो जाएगा। व्हाइट कलर बोले तो जो कलर आ रहा है ना इसमें ब्लू या सपोज करो ये ग्रीन, ये किसके कारण आ रहा है, ये आ रहा है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कारण। अगर आपको आता है व्हाट इज द कलर ऑफ CuSO4 तो आप क्या लिखेंगे, व्हाइट। ये कॉपर सल्फेट का कोई कलर नहीं है। आपको ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला लिखने आए तो आप ये पूरा लिखोगे, बिना 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के ब्लू विट्रॉल बन नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको ग्रीन विट्रॉल का फॉर्मूला लिखने आता है तो आप ये पूरा लिखेंगे, बिना 7H2O के ये ग्रीन विट्रॉल बन ही नहीं सकता। अरे आया कि नहीं आया समझ में? तो भाई ऐसा चीज है ना। सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट, हाँ अभी जिप्सम बचा हुआ है। देखो भाई क्या होता है, पेरिस में क्या हुआ, इन्वेंशन चल रहा था एक, मतलब ऐसा होल्ड लगी हुई थी कि हम क्या पहले बना ले जल्दी सेटल होने वाला कंपाउंड। अब जो कैल्शियम के कंपाउंड थे मैं आपको पूरे लिख के बता देता हूं। तो कैल्शियम ऑक्साइड था उसको बोलते क्विक लाइन, ठीक है, क्विक लाइन। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था उसको बोलते स्लेक्ड लाइन, ठीक है। उसके बाद जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, मार्बल का फॉर्मूला है मार्बल। अब देखो तो क्या हुआ, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड वाले को जब क्या करे, हीट करे, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री पे हीट करे, 110 पे हीट करे, मतलब कितना था मैं बता रहा हूं 273, मतलब केल्विन में निकालना है तो 273 प्लस 110 कितना हो गया 383, 383, 383 केल्विन पे जब हीट करे तो क्या हुआ, एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड बना जिसका नाम था क्या, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड ½ H2O। मतलब ये जल्दी सेटल होने वाला कंपाउंड बना, प्लस 3/2 H2O कहां उड़ गया, हवा में। अरे किसी भी चीज को गर्म करो तो क्या होगा, पानी रिलीज हवा में ही होगा ना, तो इवापोरेट हो गया 3/2, तो 1/2 बचा। ये जो 1/2 है ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये इसको बोलते हैं हेमीहाइड्रेटेड वाला। और याद रखना जब क्या कर देते हैं, जब इसको 110 डिग्री 125 डिग्री के ऊपर और गर्म कर दे, मतलब बहुत ज्यादा गर्म कर दे, तो क्या बन जाएगा, ये कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा और इसका पूरा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा और बस कैल्शियम सल्फेट बचेगा। और इसको क्या बोलते हैं, डेड बर्न्ड प्लास्टर। क्या, डेड डेड बर्न्ड प्लास्टर। डेड का मतलब पता है तुमको, बर्न्ट का मतलब होता है जला हुआ और प्लास्टर का मतलब वही प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला प्लास्टर। मतलब ये कोई काम की चीज नहीं है। तुमने देखे होगे कई बार व्हाइट सीमेंट वेस्ट हो जाता है, वो नॉर्मल सीमेंट वेस्ट हो जाता है, पहले ही हाइड्रेट हो जाता है ना,
मतलब पहले ही हाइड्रेट हो गया, बोरी में ही सेटल डाउन हो गया, वो तो अब कोई काम का नहीं बचा। उल्टी चीज इसमें होती है, इसका पानी उड़ गया, अब ये कोई काम का नहीं बचा। अब तुम इसमें कितना भी पानी मिला लो, ये वापस से जिप्सम नहीं बन सकता है, वापस से प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बन सकता। एक बार अगर जिप्सम का पानी उड़ गया, कोई काम का नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डेड बर्न्ट प्लास्टर। समझ आया कि नहीं आया? इसी का दूसरा नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट, और इसको बोलते हैं एनहाइड्रेटेड। एनहाइड्रेटेड या डिहाइड्रेटेड, डिहाइड्रेटेड बोले तो कुछ भी पानी नहीं है इसमें। समझ आया कि नहीं आया? ये है नॉमेनक्लेचर की भाई, ये सॉल्ट के प्रकार है। समझ आया? कैल्शियम सल्फेट भी हो गया, जिप्सम भी हो गया, ठीक है ना। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या कवर करें? आज के लेक्चर में हमने देखा सॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं। क्विकलाइन क्या है, मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं, मेरे साथ बोलना। क्विकलाइन का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। स्लेट लाइन क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ग्रीन विट्रॉल क्या होता है, FeSO4 आयरन सल्फेट डॉट 7H2O मींस 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कॉपर सल्फेट मींस ब्लू विट्रॉल, कॉपर सल्फेट कौन सा, 5H2O वाला मींस पेंटा हाइड्रेटेड वाला, ठीक है, कॉपर सल्फेट। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज द ब्लीचिंग पाउडर। कैसे बनता है, क्विक लाइन में जब क्लोरीन गैस पास करवाओ तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। उसके बाद NaCl टेबल सॉल्ट, जिसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। कैसे बनता है, जब सोडियम मेटल को क्लोरीन गैस में रिएक्शन करवा दो तो बन जाता है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी को बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है खाने में डलता है। अब देखो एक और चीज मैं आपको बता दूं, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या अंतर है, ठीक है, लास्ट चीज बच रही है। तो बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग पाउडर होता है, वो होता है बेकिंग सोडा प्लस एसिड। कोई भी एसिड हो सकता है, टार्टेरिक एसिड का पाउडर, या टार्टेरिक एसिड होता है इमली में, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड होता है आंवले में। समझ में आया कि नहीं आया? सिट्रिक एसिड होता है फ्रूट्स में, विटामिन C सिट्रिक एसिड है। उसके बाद मेलिक एसिड होता है एप्पल में, ठीक है। उसके बाद HCl स्टमक में रिलीज होता है। उसके बाद जो कार्बोनिक एसिड है वो रहता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में। समझ में आया कि नहीं आया? ये सब चीजें याद रखना। चींटी के डंक में क्या, फॉर्मिक एसिड या मीथेनोइक एसिड होता है। अब ध्यान समझना, तो बेकिंग पाउडर होता है उसमें सोडा प्लस एसिड क्यों डालते हैं, क्योंकि इसको जब मिला के डो में डाले, किसके डो में, केक में डालते हैं आप बेकिंग पाउडर, ढोकले में डालते हैं बेकिंग पाउडर। ढोकला समझते हैं ना, ढोकला बहुत फेमस डिश है। क्यों डालते हैं, क्योंकि जब उसमें एसिड और बेकिंग सोडा रिएक्ट करेगा, किसमें, गीले होने के बाद, पाउडर है ना, पाउडर मीन सॉलिड फॉर्म में, तो क्या होगा, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बेकिंग सोडा, NaHCO3 के साथ जब भी एसिड रिएक्ट करता है तो CO2 रिलीज होती है और वाटर रिलीज होता है। CO2 रिलीज होने के कारण क्या होगा, उस डो के अंदर गैसेस रिलीज होंगी CO2, उसके अंदर फ्लफीनेस आएगी। फ्लफीनेस का क्या मतलब है, वो केक ऐसे स्पंज जैसे लगेगा। फिर जब आप केक को काटोगे तो बीच बीच में उसमें होल्स दिखते हैं, छोटे 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 एयर गैप्स, वो आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। समझ आया कि नहीं आया? ये होता है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में अंतर। बेकिंग पाउडर इज मेड आउट ऑफ मिक्सिंग एन एसिड विथ बेकिंग सोडा, एंड बेकिंग सोडा इज प्योर बेकिंग सोडा, इट डजंट कंसिस्ट एनी ऑफ द एसिड। समझ आया कि नहीं आया? वो अकेले कुछ रिएक्शन कर भी नहीं सकता। बेकिंग सोडा को आप खाने में डाल दो, कुछ नहीं होगा, खाना कड़ू हो जाएगा। आपको बेकिंग पाउडर ही डालना पड़ेगा। पाउडर क्यों डालना पड़ेगा, ताकि रिएक्शन हो, और रिएक्शन होने के बाद क्या मिले आपको, CO2 गैस मिले, जिसके कारण आपके केक में फ्लफीनेस आए, ठीक है। तो बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ लिया। तो बेकिंग सोडा से क्या बना आपका, वॉशिंग सोडा बना। कैसे, बेकिंग सोडा को गर्म करने के बाद। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो इस चैप्टर में कौन से, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में इतना ही सिलेबस है। आपको लग रहा होगा बहुत छोटा था, वो इसलिए छोटा था क्योंकि आप केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस अच्छे से पढ़ के आए हैं, ऐसा मैं मान रहा हूँ, क्योंकि आपको वैलेंसी के साथ साथ एक एक नाम बनाते बन रहे हैं। एंटा एसिड भी मैं आपको याद दिला दूं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस होता है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सी टर्म्स है, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका एक क्वेश्चन आंसर का सेशन अलग से लेकर आ जाऊंगा, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन प्लस एसिड बेसिस सॉल्ट्स का। नहीं तो मेटल नॉन मेटल भी करवा देता हूँ, उसके बाद हम 3 चैप्टर का साथ में Q&A करेंगे। समझ आया कि नहीं आया? चलो तो आज के लिए इतने ही भाई लोग, जय हिंद एवरीवन।